हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज मैं आप सब के लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। और ये आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली इनकम टैक्स ऑफिसर एंड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए लेके आया हूँ। और आप लोगों ने पढ़ा होगा एलाइड लॉ का जो पेपर होता है आपका, उसी के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो है सीपीसी। सीपीसी से रिलेटेड ना केवल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बल्कि हमारे डे टू डे प्रोसीडिंग के समय में, असेसमेंट प्रोसीडिंग के समय में, या इन्वेस्टिगेशन टीम के को ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो इन्वेस्टिगेशन के समय में या असेसमेंट प्रोसीडिंग के समय में या कोई इंक्वायरी हो रही है उसके समय में, इन सारे सीपीसी के पावर को हम लोग इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यूज़ करते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि जैसे हम लोग 131 का नोटिस भेजते हैं, किसी को सम्मन डालते हैं, तो क्या होता है, उसे बोला जाता है सीपीसी कोड 1908 के अंतर्गत इसे जुडिशियल सिस्टम के अंतर्गत समझा जाए, करेक्ट। तो जो जुडिशियल सिस्टम में मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है समन इशू करने का, उसी रेस्पेक्ट में हमारे डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज़ को भी सेक्शन 131 के अंतर्गत समन इशू करने का पावर दिया गया, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपके सिलेबस के अनुसार है एलाइड लॉ में सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, जिसमें कि आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, जिसमें से बोला गया है कि ऑर्डर 5 है ना, ऑर्डर 5 पढ़ना है। तो बेसिकली ऑर्डर 5 के बारे में आप लोगों को काफ़ी कुछ आइडिया हो सकता है हो, लेकिन ऑर्डर 5 जो है एक ही टॉपिक को कवर करता है, वो है सम्मन एंड सर्विसेज। सम्मन एंड सर्विसेज जो हम लोग 131 में भेजा करते थे नोटिस, उसी से रिलेटेड कि सीपीसी में क्या प्रोविजन दिए गए हैं, उसके अंतर्गत क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है, किस तरह से सम्मन को इशू किया जाता है, कैसे सर्व किया जाता है, कैसे डिलीवर किया जाता है। अब यहाँ पे इस बात को आप जरूर माइंड में रखिएगा या ध्यान में रखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बीच बीच में मैं आपको हाईलाइट करता रहूँगा। पहला कि सम्मन जो जारी किया जाता है ना, सम्मन जो जारी किया जाता है वो सम्मन क्या है। तो सम्मन बेसिकली एक बुलावा है। अब यहाँ पे जैसे कि होता है कॉल, तो सम्मन एक काइंड ऑफ नोटिस, लीगल नोटिस टू कॉल अपॉन अ पर्सन और टू कॉल फॉर सम इंफॉर्मेशन, क्लियर। तो बेसिकली क्या हुआ कि सम्मन किसी इंक्वायरी के दरमियान, किसी प्रोसीडिंग के दरमियान किसी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान हम किसी अनदर पार्टी को या तो डिफेंडेंट को, जैसे सिविल कोर्ट की बात आती है तो डिफेंडेंट को हम भेजते हैं, तो हम लोग कैसे भेजते हैं कि हमें काउंटर पार्टी को या थर्ड पार्टी को किसी को बुला सकते हैं। तो चलिए हम सीपीसी के ऑर्डर 5 में सबसे पहले देखते हैं इशू एंड सर्विस ऑफ सम्मन। तो इस सम्मन में आप देखिए ऑर्डर 5 में टोटल जो है 30 रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं? 30 रूल्स हैं। इन सारे रूल्स का कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूटिलिटी है हमारे लाइफ में, हमारे डिपार्टमेंट वर्क में भी, और कोर्ट में तो होता ही है। तो हम हर एक रूल के ऊपर तो कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे रूल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जिससे कि न केवल हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में काम आए, बल्कि डे टू डे में भी काम आए। और प्लस में हम ऐसे सिचुएशन में जब फंसते हैं कि सर्विस करना है, तो हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले देखिए, पहला है रूल। मैं रूल पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आपको रूल बता देता हूँ कि रूल 1 में क्या दिया गया है। रूल 1 बोलता है कि सम्मन जो है डिफेंडेंट को इशू किया जाएगा। सम्मन जो है डिफेंडेंट को इशू किया जाएगा विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। मतलब अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि सम्मन देने की जरूरत है डिफेंडेंट को, और देने की जरूरत पड़ती ही है डिफेंडेंट के रेस्पेक्ट में, तो वैसे केस में कोर्ट विल इशू अ सम्मन, क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा कि सम्मन इशू करने के दरमियान क्या क्या चीज़ का ध्यान होता है। सबसे पहले देखिए, सम्मन एक लीगल नोटिस होता है। लीगल नोटिस मतलब है कोई अथॉराइज्ड ऑफिसर, मतलब कोर्ट के अथॉराइज्ड ऑफिसर के थ्रू ही इशू होना चाहिए, या जैसे मजिस्ट्रेट होते हैं, जज होते हैं, उनके द्वारा अपॉइंटेड सबऑर्डिनेट्स जो जिनको अथॉराइज किया जाता है, उनके द्वारा इशू होना चाहिए, फर्स्ट। सेकेंडली, जो सम्मन इशू हो रहा है उस पर उस अथॉरिटी का साइन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, उस सम्मन पे उस कोर्ट का सील लगा होना जरूरी होता है। चौथी बात कि उसका एक कॉपी सामने वाले पार्टी को, काउंटर पार्टी को, या जिसको हम बुला रहे हैं थर्ड पार्टी को, जिसको हमने सम्मन दिया है बुलाने के लिए, उसको एक कॉपी चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट ये है कि जब भी सम्मन आप दे रहे होते हैं तो उसमें आपको बेसिक प्लेंट का कॉपी देना होगा। प्लेंट मतलब जो कंप्लेन फाइल हुआ है या जो इशू इन्वॉल्व है, उसका एक कॉपी या उसका एक जिस्ट सामने वाले को देना होगा, या बताना होगा कि हम इस आधार पे, इस ग्राउंड पे, इस चीज़ के लिए आपको सम्मन जारी कर रहे हैं, क्लियर। रूल नंबर 1 में यही कहा गया है। रूल नंबर में दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट है डेट। डेट मतलब, या कह सकते हैं डेज, कि कितने दिन में रिप्लाई देना है डिफेंडेंट को। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 30 दिन का होता है, 30 डेज, फिर 90 डेज, और फिर 120 डेज।
मतलब क्या हुआ कि सम्मन जब जारी किया जाता है तो उसमें मैक्सिमम 190 डेज का टाइम दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले आपके माइंड में और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम सब या कोर्ट सम्मन इशू करती है तो उसमें रीजनेबल टाइम एक 30 डेज का टाइम दिया जाता है कि आपको विद इन 30 डेज में यू हैव टू फाइल एन अप्लाई रिप्लाई और यू हैव टू अपीयर। करेक्ट। अब यहाँ पे 30 डेज से 90 डेज और 90 डेज से 120 डेज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस में बियॉन्ड 30 डेज का भी टाइम दिया जा सकता है, जिसमें यह कहा गया है कि 190 डेज से ज्यादा नहीं होगा एंड दैट टू विल बी गिवन विद द रीजन रिकॉर्डेड। मतलब किस रीजन से ये 30 डेज के बजाय 90 डेज दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है कि 90 डेज से 120 डेज, दो सिमिलर ग्राउंड है कि अगर 90 से या 30 से 120 तक या 90 तक दिया जा रहा है, in that circumstances two things should be in mind. First, reason should be recorded why extension of the period is being given to the dependent. First. Second thing, court may impose certain charges or in the penal in nature that since you have been given extended time, so certain charges may be imposed by the court if court deems fit. Clear? ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है कि सम्मन बुलाने के लिए, ये रूल 1 हो गया, आप नोट कर लीजिएगा। अब है रूल 3। रूल 3 में बोलता है कि सम्मन जारी करने के दरमियान हमें किस तरह से क्या इसमें कहना है, मतलब कि क्या हम सम्मन जारी करने के दरमियान हमें उस सामने वाले डिफेंडेंट को बुलाना चाहते हैं या उनको रिप्लाई करने का अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। राइट। तो इसमें अपॉर्चुनिटी की बात आ रही है। तो यहां पे सबसे पहले ये देखिएगा कि रूल 3 के अंतर्गत बताया गया है कि कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन। इन पर्सन मतलब सम्मन में बी इशूड टू अपीयर इन पर्सन और बाय द प्लीडर और द एकम्पेनीड पर्सन्स विद द प्लीडर। मतलब ये हुआ कि अगर पहली बात यह है कि रूल 3 में इतना ही ध्यान रखिएगा, रूल 3 यही बोलता है कि सम्मन जो है इन पर्सन भी सर्टेन सर्कमस्टांसेस में बुलाया जा सकता है इफ कोर्ट थिंक्स दैट सर्टेन थिंग्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड। इन दैट केस डिफेंडेंट इज रिक्वायर्ड टू कम पर्सनली। सेकंड पॉइंट, रूल 4 पढ़ेंगे। रूल आपको ध्यान नहीं रखना है, रूल में हाईलाइट करूंगा। रूल जो है पहला जो बताया था आपको रूल 1 वो ज्यादा ध्यान रखना है। रूल 4 में बोलता है कि इन पर्सन बुलाने का प्रोविजन क्या होना चाहिए। तो उसका एक ही क्लैरिटी रखिए, एक रीजनेबल, जिसके क्या होता है लॉ जो है एक रीजनेबिलिटी ग्राउंड पे चलती है। कोई भी लॉ बनता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है। तो होता है कि इन पर्सन बुलाने की बात हो तो इन पर्सन में हम ऐसे ही व्यक्ति को बुलाएंगे जो विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट रिसाइड कर रहा होता है। विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट रिसाइड कर रहा होता है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि उनकी उपस्थिति जो है बहुत ही जरूरी है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो 30 डेज की बात हुई थी। तो बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी सम्मन जो है सेटलमेंट करने के लिए बुलाया जाता है, कभी कभी फाइनल डिस्पोजल के पॉइंट ऑफ व्यू से बुलाया जाता है। ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में ज्यादा एंट्री करेंगे तो हम लोग और डिटेल में फंसते चले जाएंगे। तो बेसिकली यही ध्यान रखना है कि इन पर्सन बुलाया जा सकता है या थ्रू डिटेल्स बुलाया जाता है, मतलब डिटेल मंगाया जा सकता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, मतलब सम्मन, हाउ सम्मन विल बी रेस्पॉन्डेड, तो सम्मन रेस्पॉन्ड करने का जो प्रोविजन दिया गया है वो 3 तरीके से है। रेस्पॉन्स टू सम्मन, पहला है इन पर्सन, मतलब खुद आने के बाद। दूसरा है बाय प्लीडर और तीसरा है बाय सम अदर ऑथराइज्ड पर्सन्स या पर्सन विथ प्लीडर। मतलब क्या हुआ कि आपके एडवोकेट के द्वारा रेस्पॉन्ड होना चाहिए। रेस्पॉन्स, सम्मन का जो रेस्पॉन्स है वो 3 तरीके से हो सकता है। पहला, या तो इन पर्सन खुद ही बिना बुलाए भी फिर भी आ गया कि नहीं मैं खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं ही मजिस्ट्रेट साहब से या जज साहब से बात करूंगा डायरेक्टली। दूसरा है कि वो अपने प्लीडर या एडवोकेट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा है कि अपने प्लीडर या एडवोकेट को तो भेजेंगे, प्लस में ऐसे पर्सन को भी साथ में भेजेंगे जो कि फर्दर क्वेरी को प्रॉपरली रिप्लाई दे सकता है। क्लियर। तो ये चीज जो है आपका 3 तरह से सम्मन को रेस्पॉन्ड किया जा सकता है। उसके बाद है आते हैं सर्विस।
सर्विस की बात जो होती है, सर्विस में हमें किस बात का ध्यान रखना है। सर्विस बहुत तरीके से देखते हैं हम लोग। ब्रीफ में आपको बताता हूं कि किस किस तरह से सर्विस, जो कि हमारे डिपार्टमेंटल वर्क में भी काम आता है या होता भी है, खास करके इंस्पेक्टर के लिए और आईटीओ को, जो आईटीओ का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए सम्मन का रूल 9 ऑर्डर, ध्यान रखिएगा ऑर्डर 5 है, रूल 9 में डिलीवरी ऑफ सम्मन बाय द कोर्ट की बात किया। अब यहां पे मैं सारे रूल की बात नहीं करूंगा, बल्कि कितने कितने तरीका, रूल 9, 9A, 10 है ना, इन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सब जो है सर्विस से रिलेटेड है। लेकिन आपको एक ब्रीफ आइडिया के तौर पे बता दूं कि सबसे पहले डिलीवरी ऑफ सम्मन जो होता है, बेसिकली सम्मन जब कोर्ट के द्वारा इशू होता है तो कोर्ट के द्वारा अथोराइज्ड पर्सन के द्वारा ही, जिसको बोलते हैं प्रोसेस सर्वर, है ना, प्रोसेस सर्वर के द्वारा वो नोटिस सर्टेन पार्टी या जिसको भी नोटिस सम्मन दिया जा रहा है उसे सर्व किया जाता है। पहला तरीका हो गया बाय अथोराइज्ड पर्सन ऑफ द कोर्ट। दूसरा है बाय कुरियर। अब कुरियर क्या, जो कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अथोराइज कर दिया गया है। जैसे होता है ना हम लोगों के डिपार्टमेंट में क्या होता है कि वैल्यूअर का जैसे ज्वेलर वगैरह होते हैं, वैल्यूअर होते हैं या स्पेसिफाइड चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, वो हमारे पैनल में होते हैं, जिसको जब हमारी जरूरत पड़ती है तो हम उन्हें कॉल करते हैं। खास करके आप देखिएगा इन्वेस्टिगेशन विंग में, सर्च और सर्वे में जब हम जाते हैं तो हम लोग वैल्यूअर को बुलाते हैं, है ना। उसी तरह से जैसे कभी किसी कंपनी के गुडविल या एसेट का वैल्यूएशन करना है तो हम ऐसे ऑथोराइज्ड या पैनल के चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाते हैं जो उसमें पारंगत होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, राइट। तो उसी तरह से कुरियर भी वही कुरियर सर्विस के थ्रू भेजा जाएगा जो कोर्ट के द्वारा अप्रूव्ड है। थर्ड है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, जहां पे लिखा रहेगा RAPD, है ना। उसके बाद ये 3 तरीका 3 वे में होता है जो कि सर्व किया जाता है रूल 9 और 9A में अगर पढ़ेंगे तो, है ना। एक चौथा तरीका और भी है बाय प्लेंटिफ, मतलब जिसने केस फाइल किया था, जो भी कोर्ट में पहले अप्रोच किया था उसे प्लेंटिफ बोलते हैं। तो प्लेंटिफ के थ्रू भी ये जो है डिलीवरी किया जा सकता है, सम्मन का डिलीवरी किया जा सकता है। तो नोट करते जाइएगा, बाय अथोराइज्ड पर्सन ऑफ द कोर्ट, बाय अप्रूव्ड कुरियर ऑफ द कोर्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय प्लेंटिफ। ये 4 है। प्लेंटिफ खुद भी कह सकता है कि सर लाइए मैं खुद ही सर्व कर देता हूं। तो इस तरह से सम्मन जो है 4 तरीके से 4 पर्सन के थ्रू सर्व किया जा सकता है। उसके बाद आता है मोड ऑफ सर्विस, इसी में आ जाएगा आपको। ये रूल 9 नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है एक क्वेश्चन आता है, मैं कहानी के तौर पे ही, मतलब रूल नहीं बता रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई पिटीशन फाइल होता है तो प्लेंटिफ ने 2-3 लोगों को पार्टी बनाया। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि जब रीट फाइल होता है हमारे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में या किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में, नॉट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में बल्कि किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में, जब रीट फाइल होता है या हाई कोर्ट में केस फाइल होता है तो क्या होता है कि देखिएगा जो पिटिशनर होते हैं, जो फाइल करते हैं, अप्लेंट होते हैं, वो ही सर्विस करते हैं एक्नॉलेजमेंट का कि हमने आपके इस ऑर्डर के अगेंस्ट में केस फाइल किया है, ये देखिए एक्नॉलेजमेंट है, ये हमारा पूरा रीट पिटिशन का फाइल है, या ये हमारा पूरा क्या बोलते हैं इसको, अपील मेमो है ना। तो अपील मेमो का पूरा कॉपी हम लोगों को दिया जाता है। तो उसमें जिसे भी पार्टी अगर पिटिशनर ने बनाया है उस सब को डिफेंडेंट मानकर नोटिस सर्व किया जाता है, फर्स्ट थिंग। अब ऐसे केस में क्या, अगर एक सम्मन इशू करना है और जिसमें मल्टीपल डिफेंडेंट हैं तो कैसे सर्व करेंगे। तो इसमें एक ही चीज है कि अगर मल्टीपल डिफेंडेंट है तो मल्टीपल सारे डिफेंडेंट को 1 by 1 सर्व करना पड़ेगा, अनटिल अनलेस कि कोर्ट कुछ ऐसा एज्यूम करे कि भाई ठीक है 4 डिफेंडेंट है, 3 को दो और 2 को ऐसे नहीं ऐसे कर दो। मींस कोर्ट मे डिसाइड बट each and every defendant will receive summon in this regard। तो ये रूल 11 है जिसमें बोला जाता है कि अगर मल्टीपल डिफेंडेंट हो तो कैसे करना है। तो मल्टीपल डिफेंडेंट हो तो मल्टीपल को इंडिविजुअल मान के सर्व करना ही करना है, राइट। अब आते हैं पर्सन का डिलीवरी के सेंस में कि जब सर्विस होता है तो सर्विस कैसे किया जाता है ना। सर्विस के लिए आप ध्यान रखिएगा, सर्विस ऑफ सम्मन। सर्विस ऑफ सम्मन में मैं एक ब्रीफ आइडिया देता हूं विदाउट मेकिंग हाईलाइटिंग द रूल। फर्स्ट देखिए, सर्विस में जब सामने वाले पार्टी को दिया जाता है तो सर्विंग करके प्लस एक्नॉलेजमेंट लेकर,
एक्नॉलेजमेंट या साइन लेकर, एक्नॉलेजमेंट या साइन लेके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये जिस आदमी जो डिफेंडेंट है या जिसे हमें सम्मन जारी करना है, इशू किया है और सर्व करना है, वो व्यक्ति अगर अवेलेबल नहीं हो तो उसके फैमिली के एडल्ट मेंबर को, ठीक है। अब यहां पे सर्विस ऑफ एक्नॉलेजमेंट की बात जहां तक है, वहां पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले हम लोग एक बार दो बार जरूर ट्राई करते हैं। कोर्ट ने भी यही चीज को हाईलाइट किया है कि जो सर्विस प्रोसेस सर्वर है या जो ऑथराइज पर्सन है वो एक दो बार आके देखेगा उस घर पे आके कि भाई वो आदमी है क्या, क्योंकि इन हैंड देना है तो उनकी डिफेंडेंट के हाथ में देना है, तो वो डिफेंडेंट का होना जरूरी है। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब सम्मन हम दे रहे होते हैं तो सामने वाले के व्यक्ति के हाथ में देना और उसका एक्नॉलेजमेंट या साइन लेना है, उसका एक कॉपी उनको देना है, प्लस प्लेंट जो इशू है वो मैटर उनको बताना है, जो भी इस तरह का इशू है ना। और उसमें सील साइन ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर जो कि सम्मन इशू कर रहे हैं उनका होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर इन केस कि वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है बिजनेस के पर्पज से, बिजनेस के मीटिंग से या सर्टन अदर वर्क के कारण अगर आउट ऑफ सिटी है और वो 2-4-5 दिनों में ऐसे नहीं आने वाले हैं, तो ऐसे में एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली शुड बी सर्व्ड अपॉन, करेक्ट। मतलब उनके एडल्ट मेंबर जो भी 18 साल से ऊपर के होते हैं उनके पास सर्व किया जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि लोग सर्वेंट को भी सर्व करके चले जाते हैं। तो डू यू थिंक दैट सर्वेंट इज अ मेंबर ऑफ दैट फैमिली? तो फैमिली के डिफिनेशन में सर्वेंट कभी नहीं आते हैं, ये तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, है ना। उसी तरह से कोर्ट ने भी बोला है कि सर्वेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ द फैमिली मेंबर। सो अगर आपने या हमने किसी ने भी उस समन को सर्वेंट, उस घर के ऐसे सर्वेंट को जो 10 साल 20 साल से काम कर रहा हो और अगर हम सर्व करके आ गए और एडल्ट भी है, तो ये सर्विस या डिलीवरी नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए एडल्ट मेंबर को। थर्ड है बाय एफिक्स। बाय एफिक्स क्या होता है? मतलब एफिक्चर, अगर और एफिक्स कब होता है सिचुएशन? दो तरह के सिचुएशन में। पहला, जब जिस व्यक्ति को हमने सम्मन इशू किया वो व्यक्ति जानबूझकर डिले कर रहा है या इग्नोर कर रहा है या गायब हो रहा है और नहीं लेने का बहाना ढूंढ रहा है, या तो वो गायब हो जा रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, किसी भी तरह का सिचुएशन बाय दैट पर्सन इज बीइंग क्रिएटेड, इन दैट केस एफिक्चर विल बी डन on the conspicuous part of the building where the defendant is residing। मतलब जिसको सम्मन इशू किया गया उसके घर के दरवाजे के ऊपर या ऐसे जगह पे जहां पे कि वो फैमिली मेंबर आए दिन देखता है या आता है रहता है, तो उस दीवार पे चिपका दिया जाएगा। या ये भी ध्यान रखा जाता है कि कोई आ रहा है जा रहा आदमी उसके नजर में भी आता है, ताकि ये सिक्योर हो जाए कि ऐसे प्रॉपर जगह पर लगाया गया। प्लस में कभी कभी ये इस एफिक्सचर में ये भी ध्यान रखा जाता है कि जब आप एफिक्स कर रहे होते हैं तो इसका एविडेंशियल वैल्यू बढ़ाने के लिए, एविडेंशियल वैल्यू ध्यान रखिएगा, बढ़ाने के लिए हम किसी थर्ड पार्टी का साइन लेते हैं, उनका नाम पूछकर उनका फोन नंबर मिल लेते हैं कि देखिए सर मैंने आपके सामने यहाँ पे इस दीवार पे पेस्ट किया है, ये सम्मन, इनको सम्मन दिया गया है, करेक्ट, और फोटो खींच लिया जाता है उस दीवार पे चिपकाए हुए उस नोटिस का। सेकंड सिचुएशन होता है कि पहला तो हुआ कि भाई डिली डेलिंग कर रहा है खुद ही, दूसरा होता है कि अगर वो व्यक्ति फाइंड आउट ही नहीं हो पा रहा है, वो तो लास्ट नॉन एड्रेस पे, जो भी एड्रेस हमें पता होता है वहां पे जाके हम फिक्सचर करते हैं और सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं कि कोई थर्ड पार्टी आसपास के जो लोग हैं उनका साइन लेते हैं और उनसे हम कंफर्म करते हैं कि ये घर उन्हीं का था या वही रहते थे पहले। तो कंफर्म करने के बाद हम वहां पे पेस्ट करते हैं, एफिक्स करते हैं, फोटो खींचते हैं और साइन लेते हैं, और वहां से हमारा नोटिस जो है डिलीवर्ड या सर्व माना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि एफिक्सचर के केस में दो चीज बहुत ही जरूरी है। पहला होता है कि दैट शुड बी जेन्युइन एफर्ट टू फाइंड आउट द कंसर्न पर्सन टू whom the summon is going to be served upon, राइट। तो जेन्युइन मतलब क्या होता है कि व्हेन यू आर मेकिंग एफर्ट 2 or 3 times, है ना, या आप गए किसी और को भेज जाकर तू देखो यार हम कहीं हो सकता है हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जेन्युइनिटी सर्व होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि रियल एफर्ट, ऑनेस्ट एफर्ट हैज बीन टेकन। सेकंड थिंग है कि एग्जामिनेशन ऑन ओथ। एग्जामिनेशन ऑन ओथ मतलब मजिस्ट्रेट हैज बीन एम्पावर्ड टू एग्जामिन द पर्सन हु हैज सर्व्ड द समन टू द डिफेंडेंट, कि भाई अच्छा फिक्स किया है तो ठीक है भाई, तो एक एफिडेविट पे तुम ये क्लेम लिख के दो कि तुमने अपना एफर्ट लिया, फाइंड आउट किया, उसका डिस्क्रिप्शन लिखो कि वो बिल्डिंग का लोकेशन कहाँ था, आसपास वहाँ क्या था, किसके सामने पेस्ट किया, कौन व्यक्ति था, उसका नाम क्या था, उसका टेलीफोन नंबर क्या था, और आपका अपना कोई विटनेस था जो साथ में था। इस तरह से इंश्योर करने के लिए एग्जामिनेशन ऑन ओथ होता है। अगर इन दोनों चीज को ऑब्जर्व कर लिया गया तो मजिस्ट्रेट और जज कैन डिक्लेयर दैट द समन हैज बीन सर्व्ड अपॉन टू द डिफेंडेंट। क्लियर। नेक्स्ट तरीका होता है बाय न्यूज।
अगर ऐसा बाय न्यूज़पेपर और समथिंग, अगर ऐसा पाया जाता है कि वो आदमी पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ रह रहा है, कि इस कंट्री में है या नहीं है, अगर कुछ भी नहीं पता चल रहा है, तो ऐसे केस में कोर्ट में डिसाइड टू पब्लिश द सेम समन इन द लोकल न्यूज़पेपर वेयर इन द पर्सन टू हुम द समन हैज बीन इशूड वाज लास्ट रिसाइडिंग, मतलब लास्ट में वो जहां रहा था उस एरिया के लोकल न्यूज़पेपर में, लोकल मैगजीन में या न्यूज़पेपर में वर्नाकुलर लैंग्वेज में पब्लिश किया जाएगा और वही समन का एक कॉपी वहां पे कोर्ट में भी पेस्ट कर दिया जाएगा पब्लिक प्लेस पे जहां पे मैक्सिमम पब्लिक लोग विजिट करते हैं या देख सकते हैं। क्लियर? तो ये समन के बारे में एफिक्स करने का या सर्व करने का अलग अलग तरीका होता है। अब इस पर हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या होता है अगर यही समन हम किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट में भेजते हैं, तो क्या क्या चीज का ध्यान रखना होता है ना, क्या क्या चीज का ध्यान रखना होता है। जैसे रेलवे का हुआ या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है या सीबीआई में है या ईडी में है या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो अगर उन्हें नोटिस सर्व करना है तो क्या प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए, किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये सारा चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, इसी से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर समवन एंड सर्विस ऑफ द समन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा गया। इसमें यही पूछा जाएगा कि सिचुएशनल, कि ये चीज करेक्ट है या रॉन्ग है। जैसे मान लीजिए अगर बोला गया कि समन शुड बी सर्व टू द सर्वेंट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट? नो, इट शुड नॉट बी सर। एफिक्सचर कैन बी डन एट एनी मोमेंट, एट एनी टाइम, है ना, या एफिक्सचर कैन बी डन इवन अ सिंगल टाइम इफ एनीबॉडी इज विजिटिंग टू सर्व। इफ द पर्सन इज नॉट ऑब्जर्व or not found, then notice can be affixed या समन can be affixed। तो ये करेक्ट है या रॉन्ग है? तो ध्यान रखिएगा, एफिक्सचर जो है जब भी होता है तो पहले अटेम्प्ट में आप नहीं एफिक्स करके आएंगे। मतलब ये जेन्युइनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ऐसे पहली बार भी आप जा रहे हैं, नॉन नहीं है, कोई बताया कि यही रहता है लेकिन सालों से नहीं आ रहा है, या यही रहता है लेकिन अभी 2-3 महीना के बाद आएगा, कहीं बाहर गया हुआ है, तो आप एफिक्स कर सकते हैं। और एक और तरीका है, सॉरी, बाय टू रिप्रेजेंटेटिव, अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी सर्व किया जा सकता है ना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीपीसी के नेक्स्ट पार्ट में, ऑर्डर भी, मतलब ऑर्डर 5 के डिफरेंट रूल्स के लिए। थैंक यू।